अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और सेफ होंगे. In the course of money banking and finance, we were discussing in the last lecture we had discussed about the liquidity management. So basically the main topic was general principles of bank management, under which in the last lecture we had studied about the liquidity management. और उस liquidity management में कैश रिज़र्व रेशो के बारे में बात की, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की. सो आई होप कि आपने जो डिफाइंड सर्कुलर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे और जो रेलेवेंट मटेरियल था उसको सुना होगा. आज हम बाकी की कॉन्सेप्ट्स या बाकी के जो एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, there were four principles of bank management, or we have categorized it into the four sectors. The liquidity management, which we had studied already. आज asset management and liability management, and then the capital adequacy management के बारे में बात करेंगे. So starting from the asset and liability management. So firstly, what is asset and liability management? Asset liability management can be defined as a mechanism to address the risk faced by a bank due to mismatch between assets and liabilities. So again, it's the simplest thing कि जहाँ पे asset और liability का mismatch आ जाता है. अगर asset ज़्यादा है, liabilities कम है, no need to worry about. उसको फर्दर कैटेगराइज कर लें. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, अगेन नो प्रॉब्लम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट देयर इज़ अ मिसमैच एंड दिस मिसमैच इज़ ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन के लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं और एसेट्स कम हैं. जब हमने लिक्विडिटी क्रंच या लिक्विडिटी प्रॉब्लम या लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात की थी तो उसमें बात की थी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं दे शुड ऑलवेज बी लेसर देन द करंट एसेट्स, और हमारे करंट एसेट्स इतने होने चाहिए कि हम अपनी जो टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनको टाइमली मीट कर सकें. सो दैट वाज द लिक्विडिटी. लेकिन जब हम टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस बैंक की सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम उस बैंक की सलाहियत की बात कर रहे हैं कि बैंक अपने आप को गोइंग कंसर्न रख सकता है. अकाउंटिंग में एक टर्म यूज़ होती है दैट द कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए गोइंग कंसर्न है, अपने ऑपरेशंस रन कर सकती है, अपने एसेट्स को अपनी लाइबिलिटीज़ के साथ मैच कर सकती है या लाइबिलिटीज़ को अपने एसेट के साथ फुलफिल कर सकती है. सो दिस इज़ अ गोइंग कंसर्न एजम्पशन कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास इतने एसेट्स मौजूद हैं, इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को कॉन्टीन्यूस रख सकेगी, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकेगी. तो जब हम एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब भी यही है दैट it's a risk that is faced by the bank due to a mismatch between assets and liabilities, and it can be either due to liquidity or changes in interest rate. So यहाँ पे मैं बताता चलूँ बहुत सारे बैंक को रिस्क मौजूद हैं, बट जो मेजर रिस्क बैंक जिसको फेस करता है वो दो, इसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं और इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बैंक जब क्रेडिट देता है, लोन देता है, एडवांसेस करता है, अगर वो 10 बिलियन के एडवांसेस हैं तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू आना है शायद वो लेट से जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5 मिलियन या 10 मिलियन आना. सो एक बड़े एक्सपोजर के बाद, एक बड़े रिस्क के बाद एक छोटा या एक रिटर्न उसको मिल रहा होता है. सो वो रिटर्न की लालच में अगर एक मेजर अमाउंट यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट या वो पैसा जो लेंड किया गया है अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो रिटर्न उसके मुकाबले में बहुत कम है. सो या तो क्रेडिट ऐसा दिया जाना चाहिए या एक रिस्क मौजूद है कि आपका जो क्रेडिट है, जो आपने पैसा दिया है वो डूब जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है. सो दैट इज़ अ रिस्क, दिस शुड बी कवर्ड.
एंड सेकेंडली देयर इज इंटरेस्ट रेट रिस्क जब आपने फाइनेंसिंग की थी लेट से, तब उस टाइम पे बैंक की बोरोइंग या बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड थी वो कम थी, बट एट अ लेटर स्टेज बैंक की बोरोइंग बढ़ गई, लेकिन आपने जो लोन दिया हुआ है आप उसकी परसेंटेज या आप उसका इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट. दिस इज अ रिस्क. दिस कैन गो towards the positive side, this can go as the unfavorable for the bank, but the risk is there कि आपने जिस रेट पे लैंडिंग की है हो सकता है आने वाले वक्त में आपको जो बोरोइंग करनी पड़े वो लैंडिंग के रेट से फिर ज़्यादा करनी पड़े, और तब आप चाहते हो फर्दर एडवांसेस करना और कोई लोन ख़रीदने वाला या लोन लेने वाला ना हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द रिस्क दैट अ बैंक फेसेस. सो ये एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. हम जैसे अगेन मैं डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ. एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म टू एड्रेस द रिस्क फेस्ड बाय अ बैंक ड्यू टू मिस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, and that can be done either due to liquidity or changes in interest rate. So एक mechanism है, एक तरीक़ाकार है जो एक ऐसा way of doing business या ऐसा solution बताता है कि बैंक एक mismatch of asset and liabilities का शिकार ना हो जाए, जो कि एक रिस्क है इंटरेस्ट रेट का भी, क्रेडिट रिस्क का भी, लिक्विडिटी का भी. सो इन सब से बच के एक स्मूथ ऑपरेशन और प्रॉफिटेबल कैसे रहना है, ये एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट है. सो लिक्विडिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशंस एबिलिटी टू मीट इट्स लायबिलिटीज आइदर बाय बोरिंग और कन्वर्टिंग एसेट्स. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लायबिलिटीज़ फुलफिल करनी है, सो या तो उसके पास पहले से कैश मौजूद होता है, और अगर कैश मौजूद नहीं है तो कुछ ऐसे एसेट्स जिनको जो कि करंट एसेट्स हैं उनको मौजूद होना चाहिए, ताकि उनको बेच के उनको कैश में कन्वर्ट करके लायबिलिटीज पे ऑफ हो सके. सो कमिंग फॉरवर्ड एसेट मैनेजमेंट, इसी को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि that the banks try to find borrowers who will pay high interest rate and unlikely to default. So आप कैसे बेहतर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे अपने एसेट्स को क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. द फर्स्ट वे इज़ ऐसे बोरोवर्स बैंक ढूंढता है जो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पे एग्री है. दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, और वो डिफ़ॉल्ट करने के या इंसॉल्वेंट होने के चांसेस भी बहुत कम है. सो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन कि एक ऐसा कस्टमर जो इंटरेस्ट रेट भी हाई दे और डिफ़ॉल्ट भी ना करे. नॉर्मली इट इज़ सेड इन फाइनेंस दैट हाई रिस्क हाई रिटर्न. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई इंटरेस्ट भी, हाई रिटर्न भी, लेकिन रिस्क भी कम हो. सो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन. अलबत्ता बैंक की कोशिश ज़रूर होती है या होनी चाहिए कि बैंक सो अगेन दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन जिसमें बैंक हाई इंटरेस्ट रेट भी ले और डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी कस्टमर को कम हो. नॉर्मली देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू. थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है तो हाई इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है, बट द बैंक शुड एंड मस्ट ट्राई दिस पॉइंट के ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर्स या बोरोवर्स ढूंढे जो आपको ज़्यादा रिटर्न देने को भी तैयार हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट देने को भी तैयार हैं, और उनका डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क भी कम है. Then for the better asset management, banks try to purchase securities with high returns and low risk. It is almost the same thing. In the first point we were talking about the borrowers, ऐसे लोग जो लोन लेते हैं, जो institutions या companies, and at the other stage there are securities which are being sold in the market. So वो securities जो market में available हैं वो उनको purchase करें, but again the securities which are providing higher returns and having low default risk, then the bank must attempt to lower risk by diversification. This is very important point, and this is achievable and it should be achievable. As you had already listened that don't put all your eggs in one basket. So finance में एक बड़ी common term है कि आप सारे का सारा पैसा या investment या capital एक ही जगह पे मत लगाएं, because अगर again there is a higher risk के रिवॉर्ड भी मिल सकता है. लेट्स से कि आपने उसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल गया, बट ऑन द अदर साइड रिस्क इज़ वेरी हाई. अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल ना हो सकी या वो आपके टारगेटेड प्लान्स के मुताबिक ना चल सकी इन्वेस्टमेंट, दे विल एंड अप विद स्ट्रेट लॉस. तो इसलिए कहा जाता है डाइवर्सिफाई योर पूल और डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. सो यू नीड टू इन्वेस्ट in
different, for example, the bank try to diversify कि वो lending भी करे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले, वो थोड़ी हायर जो रिस्क सिक्योरिटीज़ हैं वो भी ले ले, वो कुछ डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर दे, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दे, कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे. सो बाय एनी मीन्स डू नॉट मेक ऑल योर पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू वन साइड, जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट डूब गई तो इट विल कम अप विद अ वेरी ह्यूज लॉस एंड द बैंक मे नॉट बी एबल टू survive. And lastly, managing liquidity of its assets to satisfy reserve requirements, so avoiding huge cost. As you already know कि बैंक जब करता है या जब बैंक डिपॉजिट्स लेता है तो ऑब्वियसली वो डिपॉजिट होल्डर्स कभी ना कभी अपना पैसा वापस लेने आ सकते हैं. सो बैंक को जब भी एसेट खरीदने हैं या अपने एसेट मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है या चाहिए कि वो ऐसी जगह उस पैसे को फर्दर एसेट इन्वेस्ट करे कि जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा या लाइबिलिटीज़ जनरेट हों तो आप उसके अगेंस्ट अपने एसेट्स को रेडी रखें और वो एसेट्स को बेच के या एसेट्स के अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ को फुलफिल किया जा सके. और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशो की. सो दैट मीन्स बैंक ऑल्सो नीड टू मेंटेन दीज रिजर्व्स. अगर वो रिजर्व्स कम पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे एसेट खरीद लिए गए या ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया गया जहाँ पे बज़ाहिर रिटर्न ज़्यादा था बट उनकी लिक्विडिटी मिसमैच हो गई या उनका टेन्योर मिसमैच हो गया लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का, और एट द एंड कुछ के लिए भी पैसे नहीं बचे, सो ऐसी सिचुएशन में आपको फर्दर बोरोइंग करनी पड़ेगी और वो बोरोइंग हो सकता है एक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करनी पड़े. सो इसलिए बैंक को अपने एसेट्स को ऐसे मैनेज करना है कि उससे लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे और उससे रिजर्व रिक्वायरमेंट भी मेंटेन रहे ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो सके. Then moving forward, the last thing that we need to discuss in today's lecture is capital adequacy management. The capital adequacy ratio is important from the point of view of solvency of the banks and their protection from untoward events which arise as a result of liquidity risk as well as the credit risk that banks are exposed to in normal course of the business. As I have already told you कि बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बेयर करता है, क्रेडिट रिस्क भी बेयर करता है और भी बहुत सारे रिस्क हैं. सो ऐसी सिचुएशन, ऐसी अनवांटेड अनटूवर्ड्स इवेंट्स या कोई ऐसे अनविलिंग अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ना हो जाएं जिसकी वजह से बैंक लिक्विडिटी प्रॉब्लम का शिकार हो जाए. सो ऐसी सिचुएशन में बैंक को अपना कैपिटल इतना मेंटेन रखना है, एडिक्वेट रखना है, सफिशिएंट रखना है कि वो अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ को ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में मीट कर सके. सो दिस इज़ हाउ कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी बैंक को लॉस हो जाता है किसी अनफॉर्चुनेट की वजह से, तो अगर एक सफिशिएंट कैपिटल मौजूद है तो इसका मतलब है कि बैंक अपने कैपिटल से उस रिस्क को, उस लॉस को, उस अनफॉर्चुनेट इवेंट के अकरेंस और रिजल्ट्स को किसी हद तक मैनेज कर सकता है. सो कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट बैंक को इंसॉल्वेंट होने से, बैंकरप्ट होने से या डिफॉल्ट करने से बचा लेती है. The capital adequacy ratio is a measurement of a bank's available capital expressed as a percentage of the bank's risk-weighted credit exposure. The capital adequacy ratio is also known as the capital to risk-weighted asset ratio. Is used to protect depositors and promote the stability and efficiency of financial systems around the world. So again, जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेट होगा, जितना ज़्यादा कैपिटल बैंक के पास मौजूद होगा, डिपॉजिटर्स को उससे प्रोटेक्शन मिलेगी. बिकॉज बैंक जब किसी को लेंडिंग करता है, एडवांसेस करता है, तो वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, वो पैसा है जो डिपॉजिटर से लिया गया है. सो बोरोवर्स हैं, बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है. सो जब भी कोई डिपॉजिटर बैंक को लोन या आप समझ लें डिपॉजिट दे रहा है, अकाउंट ओपन करके अपना पैसा वहाँ सेविंग के लिए रखवा रहा है, तो अगर बैंक का कैपिटल, बैंक की इक्विटी एडिक्वेट है, ज़्यादा है, तो एटलीस्ट द डिपॉजिटर इज़ सेटिस्फाइड, द डिपॉजिटर इज़ प्रोटेक्टेड कि अगर बैंक ने कोई ऐसी एडवांसेस किए, कोई ऐसी लैंडिंग की जिसमें लॉस हो गया, तो बैंक के पास फिर भी कैपिटल में इतना पैसा मौजूद होगा कि बैंक उन डिपॉजिटर्स का या डिपॉजिट होल्डर्स का या बोरोवर्स का पैसा वापस कर सके. और ना सिर्फ डिपॉजिटर्स प्रोटेक्टेड हैं, बल्कि जब कोई बैंक सिचुएशन में नहीं आएगा कि वो
डिफ़ॉल्ट कर जाए या इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे चला जाए, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल सिस्टम भी बेहतर चल रहा है या फाइनेंशियल सिस्टम को एक रिस्क जो कि बैंक के डिफ़ॉल्ट करने से हो सकता था वो नहीं है। सो कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? द फर्स्ट थिंग, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट बैंक फेलियर या रन ऑन बैंक या इंसॉल्वेंसी। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल मौजूद है तो बैंक एक लॉस को बेयर कर सकता है और फेलियर से होने से बच सकता है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट अफेक्ट्स रिटर्न फॉर द ओनर्स ऑफ द बैंक। अगेन बैंक जब लेंडिंग करता है या बैंक जो एडवांसेस देता है और उसके ऊपर वो अर्निंग कर रहा होता है, तो वो अर्निंग के लालच में या उस अर्निंग के पीछे एक मेजर प्रिंसिपल अमाउंट अगर डबो दी जाए, दैट बिकम्स द रिस्क ऑफ द ओनर्स, नंबर 1। नंबर 2, बैंक अपने एसेट से, अपने रिसोर्सेज से बहुत सारे ऐसे एसेट जनरेट करता है जो इन फ्यूचर उसको रिटर्न दें। अब वो बैंक की कोशिश तो ये है कि बैंक को हायर रिटर्न्स मिलें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बैंक उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसमें हायर रिटर्न्स मिले, बैंक उनको लैंडिंग करना चाहता है जो हायर इंटरेस्ट दें और उनका रिस्क भी कम हो। सो बैंक का कैपिटल जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स द रिटर्न फ्रॉम दैट लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली, एज यू ऑल नो, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ अ बैंक कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर रेगुलेशन, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है SLR और CRR रखना। सो कैपिटल बैंक फेलियर से भी बचाता है, बैंक का रिटर्न भी डिपेंडेंट होता है कैपिटल के ऊपर, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि एक सर्टन लेवल ऑफ कैपिटल जो है वो मेंटेन करना है। नाउ वील डिस्कस सम न्यूमेरिकल पार्ट and that may be the last slide. सो कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट में कुछ रेशोज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करना। द फर्स्ट वन इज़ रिटर्न ऑन एसेट, जिसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। सो जितना ज़्यादा ये रेशो होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट है, सो जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी उतना बैंक के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेहतर है। और रिटर्न ऑन एसेट बेसिकली हमें ये बताता है कि जो एसेट हमने बनाए हैं वो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा एसेट बनाए और उनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स वी प्रॉबेबली आर वेस्टिंग दोज एसेट्स, कि उन एसेट से उतना रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो द मोर दिस रेशो विल बी, द बेनिफिशियल इट विल बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट मीन्स के एसेट आपको कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। देन सेकेंडली, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। अगेन दिस रेशो, द मोर दिस रेशो विल बी, द बेटर इट विल बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इक्विटी के थ्रू कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा इक्विटी इकट्ठी कर ली है, अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी मौजूद है और फिर भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप अपनी एलोकेशन ऑफ फंड्स ठीक नहीं कर रहे। जहाँ पैसा लगाना चाहिए था, जो एसेट्स खरीदने चाहिए थे, आपने इक्विटी के तौर पे पैसा रखा हुआ है, लेकिन आप यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस और इन्वेस्ट दैट अमाउंट। सो अगेन, द मोर दिस रेशो विल बी, द बेटर इट विल बी फॉर the organization or the bank. And lastly, there is always a trade-off between safety and returns to the equity holder. Trade-off means कि अगर आप एक अचीव करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा आपके हाथ से निकल जाएगा. So there is a trade-off. The bank needs to choose between the safety and returns. As I have already told you, high risk, high reward. सो अब बैंक जो है उसको एक सर्टन लेवल पे वो रिस्क लेना पड़ता है और लेना चाहिए ताकि एक हायर रिटर्न भी मिल सके, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब अगर हाई रिस्क के बाद हाई रिटर्न मिल रहा है और इतना ज़्यादा रिस्क है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब सकती है, सो दैट शुड नॉट बी डन। सो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन द टू, the safety and returns to the equity holder. So थोड़ा रिस्क भी होना चाहिए so that रिटर्न जनरेट हो सके, एंड सिमिलरली अगर रिस्क नहीं है तो फिर रिटर्न नहीं मिलेगा इक्विटी होल्डर्स को। सो अ बैंक मस्ट कीप दिस थिंग इंटैक्ट और मस्ट लुक इनटू इट कि कितना रिस्क लिया जा सकता है रिटर्न के लिए।
That was it about the general principles of management. I hope that you people would have understood all those concepts. In the coming lecture, we'll be discussing about the credit risk and some canons of lending, to which we call 5 C's. Till then, I hope that you will listen all those lectures and you will try to build the concepts. और जहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आएगी, जूम सेशन पे हम उसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. टिल देन स्टे सेफ. जज़ाकल्लाह.